रावलपिंडी टेस्ट के 2 दिन पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया। ये एक और रिस्क है जो इंग्लैंड ले रहा है, और मजा तभी आता है जब सामने वाला इसी तरीके से रिस्क ले जैसा ऑपोजिशन चाहती है। पाकिस्तान ने बड़े बड़े फैन लगाकर, इंडस्ट्रियल फैंस लगाकर पिच को ड्राई करने की कोशिश की है। पूरी कोशिश की जा रही है कि रावलपिंडी में भी बिल्कुल एक स्क्वायर टर्नर क्रिएट किया जाए, जैसा कि हमने मुल्तान के दूसरे टेस्ट में देखा था। लेकिन मुल्तान में वो पिच ग्रेजुअली डिके हुई थी, क्योंकि सेम पिच पर दूसरा टेस्ट मैच खेल लिया गया था। क्योंकि पहले टेस्ट मैच के दौरान वो पिच इतनी फ्लैट थी कि दूसरे टेस्ट के दौरान भी वो ठीक ठाक चल गई थी 2-3 दिन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रावलपिंडी भी अपने आप में वन ऑफ द फ्लैटेस्ट ट्रैक्स है, और उसको जबरदस्ती टर्निंग ट्रैक में बनाया जा रहा है। इंडिया में क्यूरेटर्स इतने केपेबल हैं कि वो टर्निंग ट्रैक खुद से बना लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिच क्यूरेटर्स काफी प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। वो उल्टे सीधे पिचेस बनाते हैं। हाँ, फ्लैट पिच बनाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरा सा भी बोला जाए कि इस पिच में थोड़ी टर्न डालनी है, इसे थोड़ा बॉलर फ्रेंडली बनाना है, वहां पर वो क्यूरेटर्स पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। और अभी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो पिच क्यूरेटर है वो एक ऑस्ट्रेलियन है। कैन यू बिलीव इट? पाकिस्तान ने एक ऑस्ट्रेलियन पिच क्यूरेटर हायर किया है जो वहां के पिचेस तैयार करता है। अब एक ऑस्ट्रेलियन पिच क्यूरेटर टर्निंग ट्रैक कैसे बना सकता है, ये सोचने की बात है। तो उल्टे सीधे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इस पिच को टर्निंग ट्रैक बना दिया जाए। अब मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन इंग्लैंड ने अपनी तरफ से 3 स्पिनर्स खिलाने का फैसला किया है, जो कि काफी यूनिक डिसीजन है। क्योंकि इवन इंडिया में इंग्लैंड जो है 3 स्पिनर्स लेकर नहीं उतरती, 2 स्पिनर्स और जो रूट थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। जैसा हमने देखा कि पहले दोनों टेस्ट मैच में जो रूट ने बॉलिंग की, तो जो रूट के रहते हुए भी इंग्लैंड ने 3 प्रॉपर स्पिनर्स खिलाने का फैसला किया है, जैसा कि पाकिस्तान ने किया था। हालांकि पाकिस्तान ने भी, आपने अगर ध्यान दिया हो, तो 2 ही स्पिनर से प्राइमरली बॉलिंग कराई थी। जाहिद महमूद ने तो कोई खास बॉलिंग भी नहीं की थी। प्रॉब्लम इंग्लैंड की यह है कि शोएब बशीर बहुत घटिया बॉलिंग कर रहे हैं। फ्रैंकली, जितनी असिस्टेंस इस पिच पे है, शोएब बशीर ने उसे बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं किया है। वो एक बहुत ऑर्डिनरी बॉलर है, या में भी फिलहाल वो नए बॉलर है, कुछ टाइम के साथ सीखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है। मैंने पहले और दूसरे टेस्ट के दौरान भी बोला था कि अगर जैक लीच खेल रहे हैं तो व्हाई नॉट गो विथ रेहान अहमद, जो कि एक लेग स्पिनर है, और ऑफ स्पिनर की जगह फिल करने के लिए जो रूट है ही। लेकिन शोएब बशीर पे कुछ ज्यादा ट्रस्ट दिखाया मैनेजमेंट ने, बेन स्टोक्स ने, और वो सही नहीं उतरा। लेकिन अब इंग्लैंड मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भाई हम शोएब बशीर को तो रखेंगे ही, और साथ में रेहान अहमद को हम खिलाएंगे। तो मैथ्यू पॉट्स की जगह रेहान अहमद आए हैं, और ब्राइडन कार्स, जिन्होंने पहले दोनों टेस्ट में बढ़िया बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग की, लेकिन लंबे लंबे स्पेल्स डाले, उन्हें रेस्ट दिया गया है, और उनकी जगह पे गस एटकिंसन वापस आ गए हैं। तो गस एटकिंसन के वापस आने से इंग्लैंड की लोअर ऑर्डर बैटिंग तो थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन ये 3 स्पिनर्स खिलाने का जो डिसीजन इंग्लैंड ने लिया है, मैं फ्रैंकली इसके सपोर्ट में नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान को भी 2 ही स्पिनर्स की जरूरत पड़ी थी, और इंग्लैंड ने बेहतरीन रिवर्स स्विंग कराई थी वहां पर। अब इंग्लैंड अगर 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, मतलब बेन स्टोक्स न्यू बॉल शेयर करेंगे, और रिवर्स स्विंग कराने के लिए भी बेन स्टोक्स अवेलेबल होंगे, तो ये एक बैकअप है इंग्लैंड के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेन स्टोक्स की वो पेस नहीं है, और इंजरीज के बाद उनकी पेस और रिड्यूस हो गई। एटलीस्ट पहले वो 135, 136, मिड 130s फेंकते थे, लेकिन आजकल वो बिल्कुल 120s, 125 में फेंकते हैं। अब मे बी अगर वो शायद न्यू बॉल शेयर करें तो थोड़ा और तेज फेंकने की कोशिश करें, लेकिन इंग्लैंड आर डेफिनेटली मेकिंग अ मिस्टेक एज पर मी। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेहान अहमद को टीम में लाना सही था, लेकिन शोएब बशीर को ड्रॉप कर देना चाहिए था, क्योंकि शोएब बशीर एक यूजलेस बॉलर हैं, और साथ साथ उन्हें बैटिंग भी नहीं आती। तो मे बी उनकी जगह ब्राइडन कार्स रह जाते तो अच्छा होता। ये जो 152 रन की डिफीट मिली है इंग्लैंड को, ये उसका रिएक्शन आया है, और इंग्लैंड इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट में हरा सकती है। तो तीसरे टेस्ट में थोड़ा, आप कह सकते हो, बराबरी का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लैंड आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि यहाँ हमें एक स्क्वायर टर्नर मिलेगा। और हो सकता है कि जिन स्पिनर्स ने पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट मैच में काफी, आप कह सकते हो, कहर ढा दिया था 20 विकेट आपस में लेकर, हो सकता है कि तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड इनके लिए प्रिपेयर्ड आए। लेकिन जैसा कि हमने इंडिया में भी देखा था कि बेसबॉल वहां पर फ्लॉप हो जाता है जहां बॉलर्स की मदद होती है।
तो ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड ज्यादा काउंटर अटैक करने के चक्कर में फिर 150-200 पे ऑल आउट हो जाए और पाकिस्तान बाजी मार जाए। खैर जो भी हो, इंग्लैंड ने ये चेंजेस करके और 2 दिन पहले टीम अनाउंस करके ये बता दिया है कि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान किसी तरीके से इसे स्क्वायर टर्नर बना ही देगा, चाहे पंखे लगा के करे या आप समझ रहे हो झाड़ू लगा दे पिच पे या व्हाटएवर, जो भी टेक्निक यूज करे पाकिस्तान इस पिच को टर्नर बना देगा और इंग्लैंड ने अपनी तरफ से 3 स्पिनर्स खिलाने का फैसला कर लिया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जाहिद महमूद को पाकिस्तान कंटिन्यू करती है या उनके जगह किसी फास्ट बॉलर को लाती है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज यही है कि मीर हमजा इंजर्ड हो गए हैं। मीर हमजा ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने अपने कुछ बैक और हिप रीजन में प्रॉब्लम बताया, कुछ पेन बताई, जिसकी वजह से वो अब कंसिडरेशन में नहीं है सिलेक्शन के। तो हो सकता है कि वो जो है मोहम्मद सोहेल, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद वो कंसिडर हो जाए तीसरे टेस्ट के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन है इंग्लैंड ने जो लिया है। अब देखते हैं कि इस टेस्ट में क्या होता है। ये रही इंग्लैंड की 11। ओपनिंग पेयर तो सेम है। ओली पोप, बहुत फॉर्चुनेट है कि ओली पोप को फिर से मौका दिया गया है, क्योंकि जितनी वाहियात परफॉर्मेंस उन्होंने सीरीज में दी है, मेरे ख्याल से अगर इस टेस्ट में वो फेल होते हैं तो न्यूजीलैंड टूर के लिए वो ड्रॉप हो सकते हैं। जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स को भी परफॉर्मेंस देनी होगी बैट से। पिछले टेस्ट की दोनों इनिंग में वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे और ये सीरीज डिसाइडर है, और यहाँ इंग्लैंड को चाहिए कि उनके कैप्टन परफॉर्मेंस दें। नंबर 7 पे विकेट कीपर जेमी स्मिथ, गस एटकिंसन और फिर तीनों स्पिनर रेहान अहमद, जैक लीच और शुएब बशीर। तो देखते हैं कि ये 11 क्या करामात करती है रावलपिंडी टेस्ट में, जो बस अब 2 दिन में शुरू होने वाला है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।